हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने शहर से मुंबई जा रही थी क्योंकि मुझे नर्स की जॉब मुंबई में लगी थी। मैंने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की है। मुझे मेरे शहर से मुंबई जाने में 2 दिन और 2 रातें लगने वाले थे। मैंने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन ही बुक की हुई थी। आज मेरी ट्रेन थी। मुझे ट्रेन से सफ़र करना था, इसलिए मैंने अपना पूरा सामान ठीक से बैग में पैक कर लिया। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग फटाफट ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां से चढ़ूं, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं ठीक से ट्रेन में चढ़ पाऊंगी कि नहीं। क्या मैं वहां पर ठीक से जॉब कर पाऊंगी, क्योंकि जॉब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। मैंने इस जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मेरा नर्सिंग कंप्लीट हो चुका था। मेरे माँ पापा कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी था और मैं जॉब के सिलसिले में अपने शहर से मुंबई जा रही थी। ट्रेन आकर सामने बहुत देर से रुकी हुई थी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। मैं भी अपना सामान जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा रही थी। मैंने अपना सामान ट्रेन में जैसे तैसे करके चढ़ा लिया। मेरा रिजर्वेशन था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं था कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। इतने लंबे सफ़र के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरा रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, इसलिए मैंने पहले से ही मेरा रिजर्वेशन करके रखा हुआ था। मैं अपनी सीट के पास पहुंची तो मेरी सीट पर कोई और ही लड़का बैठा हुआ था। दिखने में काफ़ी हैंडसम था, बहुत ही गोरा चिट्टा था और उसकी लंबाई देखकर मैं तो उसकी तरफ प्रभावित हो चुकी थी। पहली नज़र में ही मैं उसकी घायल बन चुकी थी। मैं बहुत ही ध्यान से उसे देख रही थी। उस लड़के की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी तारीफ़ कम थी, क्योंकि मैंने इतना हैंडसम लड़का ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इतना हैंडसम लड़का देखकर तो मुझे सचमुच आज अपने आप पर काबू नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मुझे मेरी जॉब की पड़ी हुई थी और अपनी सीट की पड़ी हुई थी। मैंने उस लड़के से कहा, देखिए यह मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाइए। वह लड़का मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, यह सीट क्या तुमने खरीदी है? तुम्हारे पापा की है। वह मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था और उसके साथ साथ वह मुस्कुरा भी रहा था। मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं थी। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मेरी माँ मुझे जब देखती तब यही कहा करती थी कि सिमरन, तुम सचमुच मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो। तुम तो परियों की रानी हो। मेरी माँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़के ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया, लेकिन फिर वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मुझसे कहने लगा, देखिए मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। यह गाड़ी तो सरकार की है, तुम्हारी नहीं है। मैं उससे बार बार मिन्नतें की जा रही थी। यह रिजर्व की हुई सीट है, आप यहाँ से उठिए, कहीं और जाकर बैठ जाइए। लेकिन वह लड़का नहीं मान रहा था। वह मुझसे मजाक में बात किए जा रहा था कि तुम्हारे पापा की सीट नहीं है जो मैं यहाँ से चला जाऊँ। थोड़ी देर तक मैं मेरी सीट के पास ही खड़ी रही और उस लड़के को घूर कर देखने लगी, लेकिन वह लड़का टस से मस नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा बैग उठाया और सीधा ऊपर रख दिया और मुझसे कहने लगा, बैठिए, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। मेरी भी रिजर्व की हुई सीट है जो बराबर आपके सामने ही है। हम दोनों की सीट आमने सामने थी। हम दोनों पूरा सफ़र साथ में काटने वाले थे। मैं अपनी सीट पर जल्द से बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस लड़के पर थोड़ा सा गुस्सा आया था कि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, लेकिन वह बदतमीजी नहीं थी, वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं बैठ गई और अपने बैग से मैंने कुछ बुक निकाला और मैं पढ़ने लगी। जब मैं बुक पढ़ रही थी, वह मुझसे मेरा नाम पूछने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने एक नज़र उसे उठाकर देखा और उसे अपना नाम नहीं बताया, बल्कि उसे कहा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है? क्या करोगे तुम मेरा नाम जानकर? मैंने उससे कहा और अपना नाम नहीं बताया और मैं अपना बुक पढ़ने में लग गई। मैं भी तो अपना एटीट्यूड दिखाऊंगी ना, लेकिन वह बस मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक नज़र भी उसे देख नहीं रही थी। वह बहुत ही हैंडसम था। मैं भी उसकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं देखा। उसने कहा, तुम कौन से शहर से हो और कहाँ जाना है? क्या करने वाली हो?
वह मेरे बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर दोबारा से उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे कहा, देखो मेरा नाम सिमरन है और तुम मुझसे इतना सवाल जवाब मत करो। तुम कोई टीचर हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो? मैं नर्सिंग की जॉब के लिए जा रही हूँ। तुम क्यों और कहाँ जा रहे हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो? तब वह मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो तुम नर्सिंग की जॉब करने जा रही हो, कोई बात नहीं। अब बताओ कि तुम कौन से शहर जा रही हो? मैंने कहा, मुंबई। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई। उसने मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी उसे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया वह एक भाई है, अभी तक शादी नहीं हुई है। वह भी जॉब के सिलसिले में जा रहा था और जहाँ मैं जा रही थी वह भी वहीं जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था। सफ़र अब बहुत ही मज़ेदार होने वाला था क्योंकि वह बहुत ही प्यारी बातें कर रहा था। अब वह मुझे अच्छा लगने लगा था। सर्दी का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवा के साथ साथ चाय पीने का मन भी कर रहा था। तब तक वहाँ से चाय वाला गुजरा। उसने चाय चाय करके आवाज़ लगा दी। मैंने उस चाय वाले को बुलाया और मैंने 2 कप चाय खरीदी। 1 कप चाय मैंने उसे दे दी और 1 कप चाय मैं पीने लगी। कनिष्क सचमुच बहुत ही प्यारा लड़का था। उसने उस चाय वाले को पैसे दे दिए। मैंने कहा, नहीं, मैं पैसे दे देती हूँ। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उसने चाय वाले के हाथ में पैसे दे दिए। वह चाय वाला हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। चाय वाला चाय देकर वहाँ से चला गया। कनिष्क मुझे देखकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे 40 रुपए की तो बात थी। 40 रुपए में क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा रकम देनी होगी तो तुम दे देना। आगे खाने का भी तो हमें ही देखना है। खाना आ जाएगा तो तब तुम खाने के पैसे दे देना। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। कनिष्क मेरे साथ मजाक में कुछ हद से ज़्यादा ही बातें कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सफ़र अच्छे से कट रहा था। ट्रेन कब की निकल चुकी थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने बैग से शॉल निकाल कर ओढ़ ली। वह भी अपना स्वेटर निकाल रहा था, लेकिन उसके बैग से स्वेटर निकल नहीं रहा था। मैंने उसे कहा, अरे मेरे पास और एक शॉल है, क्या मैं तुम्हें दे दूँ? वह मुस्कुराया और कहने लगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो मेरी हो, मुझे शॉल दे सकती हो। मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा, ऐसे देखा कि जैसे मुझे गुस्सा आया हो, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। तुम तो अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हो। हमारी बातें चल रही थी। पूरा दिन बीत गया। अब हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हम दोनों अब खाना खाकर सो चुके थे। एक दिन में ही हम दोनों इतना ज़्यादा करीब आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों को एक दूसरे से अब प्यार भी हो गया था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। हम दोनों ने ऑनलाइन और एक रिजर्वेशन कराया। वहाँ पर ऐसा रिजर्वेशन था जहाँ पर सफ़र के साथ साथ हम रूम के मज़े भी ले सकें। उस ट्रेन के डिब्बे में हम लोग पहुंचकर वहाँ पर बैठ गए। हम दोनों एक दूसरे से अब बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे। ठंडी का मौसम था। कनिष्क मेरे साथ आकर बैठ गया, मेरे हाथ को थाम लिया, मुझसे कहने लगा, सिमरन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ पहले ही दिन करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा ना लगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन सिमरन तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने शर्माते हुए एक नज़र उठाकर कनिष्क को देखा और कनिष्क से कहा, कनिष्क तुम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तुम भी मुझे पहली ही नज़र में ही बहुत प्यारे लगे थे। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठी थी। तब कनिष्क ने मेरी ओर देखा और मुझे ज़ोर से बाहों में पकड़ लिया। मैं भी कनिष्क की बाहों में जाकर अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करने लगी थी, क्योंकि कनिष्क सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। पहली नज़र में ही वह मुझे भा गया था, इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से कनिष्क के हवाले कर दिया। कनिष्क और मैंने पूरी रात एक दूसरे के बाहों में बिता दी। कनिष्क ने पूरी रात मुझे बहुत प्यार किया था। हम दोनों ने उस रात सारी हदें पार कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। कनिष्क और मेरे बीच अब कोई भी दीवार नहीं थी। हम पूरी तरह से 2 जिस्म एक जान बन चुके थे। पूरी रात हमने एक दूसरे की बाहों में काटने के बाद दूसरा दिन भी निकल गया। अब हमें एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आ गया। कनिष्क मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वह मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था
और ना तो मैं उससे दूर जाना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। उतरने का वक्त आ गया। हम दोनों ट्रेन से उतर गए। कनिष्क ने मुझे गले से लगाया और वहाँ से चला गया। कनिष्क की आंखों में आंसू थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जॉब पर जाना बहुत ज़रूरी था। कनिष्क वहाँ से चला गया। मैं भी अपनी जॉब की जगह पर आ गई। मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया था और मैं हॉस्टल में पहुँच गई। मैंने हॉस्टल में अपना सामान रखा और जॉइनिंग लेटर लेकर जॉब की जगह पर जाकर पहुँच गई। मैं हॉस्टल आ गई। मेरी जॉब का पहला दिन बहुत अच्छी तरह से गुजर गया। शाम हो गई। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे याद आया कि मैंने कनिष्क का तो नंबर ही नहीं लिया और ना ही मेरे पास कनिष्क का एड्रेस है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ से कनिष्क का नंबर निकालूं। हम बातों बातों में इतना ज़्यादा खो गए कि ना तो कनिष्क के पास मेरा नंबर था और ना तो मेरे पास कनिष्क का नंबर था। अब मैं क्या करती। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी था। मैंने कनिष्क की मोहब्बत को इस वक्त दिल में दबा लिया और मैं अपनी जॉब में लग गई। दिन ऐसे ही बीते चले गए। 1 महीने गुजर गए। 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं और फिर कनिष्क को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर रहूँगी। मैं उसका हक बिल्कुल नहीं मारूंगी। मैं उसे उस दुनिया दिखा कर रहूँगी। इसलिए 9 महीने तक दुनिया के ताने सुनकर मैंने बच्चे को जन्म दिया था। देखते देखते 7 साल गुजर गए। मेरा बच्चा 7 साल का हो गया था। मेरा ट्रांसफ़र मुंबई से पुणे हो गया था। एक दिन मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लेकर गई हुई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक पति पत्नी का जोड़ा आया हुआ था और वह बात कर रहे थे कि हमें एक बच्चा गोद लेना है। मैं दरवाजे तक पहुँची ही थी कि मैंने देखा वहाँ तो कनिष्क था और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की साड़ी में थी। माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। उसने कनिष्क का हाथ थाम रखा था। वह अपना सर कनिष्क के कंधे पर रखकर रो रही थी। शायद उन्हें बच्चे की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद कनिष्क और उसकी पत्नी वहाँ से चले गए। मैं अंदर प्रिंसिपल के ऑफिस के पास चली गई और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो प्रिंसिपल मुझे बताने लगा कि यह कनिष्क है और वह उसकी पत्नी साक्षी है। उनको 4 साल से बच्चा नहीं हुआ है। यह लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। कनिष्क और उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कनिष्क को देखा और अपने आप को छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कनिष्क मुझे देखे। मैं तुरंत दरवाजे के पास ही छुप गई। फिर मैं जाकर प्रिंसिपल से वह सारी इंक्वायरी निकाली जो कि कनिष्क प्रिंसिपल से बात कर रहा था। मेरा बेटा अमर 7 साल का हो चुका था। मेरे बेटे पर उसके बाप का साया नहीं था। मैंने तुरंत प्रिंसिपल को कहा कि कनिष्क से बात करो। मैं उसे अपने बेटे अमर को देना चाहती हूँ, लेकिन कनिष्क को यह बात मत बताना कि यह सिमरन का बेटा है। बस उसे यह बताना कि यह हमारे ही स्कूल का बच्चा है जो कि अनाथ है। आप इसे आसानी से गोद ले सकते हो। प्रिंसिपल ने तुरंत कनिष्क को कॉल किया और बताया कि तुम्हें जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा मिल गया है। तुम स्कूल वापस आ सकते हो। तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। मैंने अमर को सारी बातें बता दी थी। अमर बहुत ही समझदार बच्चा था। अभी वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन मैंने उसे कनिष्क के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वह तुम्हारे पापा हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को समझा दिया था। मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार था और तुरंत मान गया। कहने लगा, मम्मा आप मुझसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाओगी ना। मैंने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज़ आया करूँगी। बस तुम अपने पापा के साथ रहना। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे और तुम्हें पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें पापा के पास ही रहना होगा। अमर पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने जब उसे कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज़ आया करूँगी, तब अमर मान गया। प्रिंसिपल ने कनिष्क को और उसकी पत्नी को बुलाया। अमर को उनसे मिलवाया। अमर बहुत ज़्यादा रो रहा था।
उनके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैंने इशारे से अमर से कहा, तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स और मिठाई ला दूंगी। तब अमर रोता हुआ कनिष्क के साथ चला गया। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। आज अमर को गए 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मैं अमर से मिलने नहीं गई। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरा दिल रो रहा था। आज मैं रुकने वाली नहीं थी। आज मैं अमर को देखने के लिए जाने ही वाली थी। कनिष्क और उसकी पत्नी स्कूल से अमर को ले जाने के लिए आए थे। अमर के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। कनिष्क की पत्नी ने मुझे देखा था। मैं अमर के पास चली गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी और अमर मुझे देखकर मेरे पास दौड़ा चला आया और मुझसे कहने लगा, मम्मा तुम यहाँ पर कैसे? अमर मुझे बार बार मम्मा कह रहा था। मेरे गले लगने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरी ममता तड़प उठी। मैंने अमर को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा। उसे अपने सीने से अलग करने का मन नहीं कर रहा था। कनिष्क की पत्नी अमर को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमर मुझसे अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अमर से कहा, अमर यही तुम्हारी माँ है। लेकिन तब तक कनिष्क भी गाड़ी से उतरा और मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास चला आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा, सिमरन तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखते देखते वह मुझसे लिपट गया। उसने अपनी पत्नी के सामने ही मुझे गले लगाया, रोने लगा और कहने लगा, सिमरन मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में 3 साल तक डाल दिया गया था। मैं 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में था। तुम पागल हो? तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वह मुझे बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रहा था, पागलों की तरह मुझे प्यार कर रहा था। उसकी पत्नी सब देख रही थी। मुझे कनिष्क को उसकी पत्नी के सामने गले लगाते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं भी कनिष्क को देखकर पूरी पागल हो गई थी। कनिष्क मेरे बच्चे का बाप था। पहला प्यार मेरा कनिष्क ही था और कनिष्क का भी पहला प्यार मैं ही थी। कनिष्क मुझसे लिपट कर रोने लगा, बार बार मेरे माथे को चूमने लगा, कहने लगा, सिमरन मैं पूरा पागल हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम कहाँ चली गई थी? मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी साक्षी से कर दी। मैं साक्षी के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी साक्षी के साथ कर दी। साक्षी बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में नहीं जानती थी। साक्षी को पता चला कि कनिष्क और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अमर हमारा ही बच्चा है, तो साक्षी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, गुस्सा कर रही थी। वह कनिष्क के पास चली आई और ज़ोर से कनिष्क के मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं कुछ नहीं कह सकती थी। वह पति पत्नी थे, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में बात नहीं की। जब साक्षी ने कनिष्क को थप्पड़ मारा तब कनिष्क होश में आया और उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने साक्षी के सामने मुझे गले लगाया, लेकिन फिर भी वह मेरा हाथ थामे हुए था। वह साक्षी को समझा रहा था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। सिमरन मेरा पहला प्यार है। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इसके बिना नहीं जी सकता। जब साक्षी ने कनिष्क के मुंह से यह सारी बातें सुनी तो उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं कनिष्क और साक्षी की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने कनिष्क को समझाया, कनिष्क अब यह ज़िंदगी तुम्हारी साक्षी की है। अमर तुम्हारा बेटा है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दिया। तुम मेरी फिक्र मत करो। अमर को ले लो और अपने घर चले जाओ। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात मानो। अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम साक्षी को अपनी पत्नी समझो और अपना संसार बसाओ। तुम मेरे लिए अपने संसार को आग मत लगाओ। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन साक्षी वहाँ से अपने मायके जा चुकी थी। अब साक्षी रुकने वाली नहीं थी। वह वहाँ से चली गई, लेकिन कनिष्क मेरा हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अमर और कनिष्क हम तीनों साथ में कनिष्क के घर चले गए। कनिष्क का घर बहुत बड़ा था, काफ़ी आलीशान था। कनिष्क सचमुच बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपने घर को, अपने आप को और अपने संसार को बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। मैं कनिष्क का संसार खराब नहीं करना चाहती थी। जब हम कनिष्क के घर गए, मैंने देखा कि कनिष्क और उसकी पत्नी की काफ़ी सारी तस्वीर थी। कनिष्क की पत्नी साक्षी ने पूरा घर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। उनका बेडरूम तो बहुत ही आलीशान था। बेडरूम में हर चीज़ बहुत ही तरीके से रखी हुई थी। उन दोनों की तस्वीर देखकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने
अपने आप को समझा लिया कि मैं इनका संसार खराब नहीं करना है, मुझे इनका संसार खराब नहीं करना है, मैं यहाँ से चले जाना है। मैंने कनिष्क बहुत मनाने की कोशिश की। वह साक्षी को उसके मायके से ले आए। मेरे कहने पर कनिष्क साक्षी को लाने उसके मायके गया, लेकिन साक्षी आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं दूसरे दिन साक्षी के घर चली गई। मैंने साक्षी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि इसमें मेरी और कनिष्क की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन साक्षी हमें माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 6 महीने गुजर गए। मैं हर 2 दिन के बाद साक्षी को मनाने के लिए उसके घर चली जाती। उसे बार बार यही कहती कि कनिष्क और मेरे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जो तुम समझ रही हो। जो कुछ भी था वह सब गलती से हो गया था और नासमझी में हो गया था, इसलिए तुम अपना संसार बर्बाद मत करो। मैं बार बार साक्षी को समझाने की कोशिश करती, बार बार कनिष्क जाता उसे समझाने के लिए। 1 साल बीत गया, लेकिन साक्षी अब तक नहीं आई थी। उसने पता नहीं क्या सोच रखा था और एक दिन वह दुबई चली गई। उस दिन मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी साक्षी के सामने नहीं आना चाहिए था। अपने बच्चे को गले नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन अपनी ममता को मुझे काबू में कर लेना चाहिए था। मैं क्या करती? मेरी ममता काबू में नहीं रही और मैं अपने बच्चे से जाकर लिपट गई। मैं आज उस दिन को बहुत ज़्यादा कोस रही थी। मुझे साक्षी और कनिष्क की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। दिन बीतते चले गए। देखते देखते साक्षी को गए 1 साल गुजर गए। 1 साल बाद लंबा चौड़ा एक लेटर मेरे घर पर आया। उसमें साक्षी ने कनिष्क को तलाक दिया हुआ था। उसमें तलाक के पेपर थे और तलाक के साथ साथ उसके अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ था। जब मैं वह लेटर पढ़ रही थी तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यह सब कुछ उनके संसार में हो रहा था। साक्षी ने उसमें लिखा हुआ था कि सिमरन, कनिष्क और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था। कनिष्क ने मुझसे शादी तो की थी, लेकिन पहले से ही तुम्हारा था। बस नाम के लिए हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। हम पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ रहते थे, वह सब लोगों के सामने दिखाने के लिए। हम पति पत्नी का नाटक कर रहे थे। कनिष्क ने कभी भी मुझे दिल से अपनी पत्नी माना ही नहीं था। उसके दिल दिमाग में बस तुम ही तुम थी। मैं अगर उसके साथ भी रहती तो क्या करती? हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो थे, लेकिन दिल का संबंध हमारा कभी भी नहीं जुड़ा था। और 4 साल जब हमारा शारीरिक संबंध होकर भी मैं माँ ना बन सकी, तो मैं एक दिन हॉस्पिटल में अपने आप को चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब मैंने अपना चेकअप करवाया तब मुझे पता चला कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो मेरा कनिष्क के साथ रहने का फ़ायदा ही क्या? मैं खुद ही कनिष्क के लिए कोई लड़की ढूंढ रही थी। मैं अपना और कनिष्क का एक बच्चा पैदा करवाने वाली थी, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम खुद सामने आई और हमें कनिष्क और तुम्हारा बच्चा मिला। भगवान की मर्जी यही थी, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो और आज तुम्हारा और कनिष्क का संसार फिर से बस जाएगा। तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें मिलेगा। कनिष्क का पहला प्यार तुम ही हो, क्योंकि कनिष्क एक पल के लिए भी तुम्हें भूला नहीं है। मुझे साक्षी का लेटर पढ़कर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे लगा था कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जब मैंने लेटर पढ़ा था मेरे दिल को सुकून मिला। इसमें ना तो मेरी गलती थी, ना तो साक्षी की गलती थी और ना ही कनिष्क की गलती थी। यह तो सब तकदीर का लिखा हुआ था जो आज हो गया। साक्षी दुबई में अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी करके वहाँ जॉब भी कर रही है। साक्षी ने लेटर में यह भी लिखा था कि मैंने पूरी तरह से कनिष्क को माफ़ कर दिया है और पूरी तरह से उसे आज़ाद भी कर दिया है। तुम दोनों अब शादी कर सकते हो, क्योंकि अब मैं यहीं पर दुबई में सेटल होने वाली हूँ और यहीं पर कोई लड़का देखकर मैं भी शादी कर लूँगी। तुम दोनों अपना संसार सजाओ, अपने बच्चे के साथ सुखी रहो। मैंने वह लेटर कनिष्क को दिखाया। जब कनिष्क ने वह लेटर पढ़ा तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि कनिष्क भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने लेटर की आखिरी लाइन पढ़ी तब उसने मुझे गले से लगाया और रोने लगा। कहने लगा, यही तकदीर का लिखा हुआ है। अगर तकदीर में लिखा ना होता तो तुम आज मुझे नहीं मिलती, ना ही तो मेरा बच्चा मिलता। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैंने बस तुमसे ही मोहब्बत की थी। आज भगवान ने मेरी मोहब्बत मुझे मिला दी। मैं आज अपनी पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और आगे भी मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।